लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि केंद्रक कला या आवरण या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एनवेलप क्या होता है, और सारे कोशिकाओं के बारे में जानकारी ले ली थी। कोशिकाएं क्या क्या होते हैं, कोशिका किस किन भागों से मिलकर बनी होती है, कोशिका के कार्य क्या होते हैं, कोशिकांगों के कार्य क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर और पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक अम्ल। ये क्या पढ़ने वाले हम लोग? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल पढ़ने वाले हैं, जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट है जो इसमें इंपॉर्टेंट हम लोग के पढ़ाने का आपको तरीका पता ही है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट टिक लगा लेते हैं हम लोग, उसमें कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं। बाकी के पॉइंट को खाली हम लोग समझ रहे हैं, आगे का उससे आगे का आगे देखा जाएगा। तो इसमें बोला है कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो जटिल कार्बोनिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो जटिल कार्बोनिक अम्ल होते हैं। कौन होते हैं? जटिल कार्बोनिक अम्ल होते हैं तथा कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण बृहत अणु यानी कि मैक्रो या बृहत अणु कहते हैं। बृहत को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैक्रो। जो बृहत अणु या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो जटिल कार्बोनिल होते हैं। जो कहते हैं जटिल कार्बनिक अम्ल होते हैं तथा कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण बृहत अणु मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं न्यूक्लिक अम्ल। अब क्वेश्चन आ जाता है हम लोग के एग्जाम में कि कौन से जो कोशिका जो सबसे महत्वपूर्ण कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण बृहत अणु यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप बोलेंगे न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड्स। अगला है ये न्यूक्लियोटाइड नामक इकाइयों के आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड नामक इकाइयाँ हो गई, उनको के आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध होते हैं। जैसे कि कोई बंध, जैसे कि जो अंदर ये फास्फोरस वाला जो PO3+ वाला 3+ को ऐसे होता है, तो इस जो PO3+ वाला ये जुड़े होते हैं ऐसे बंधों के द्वारा, ये इसमें जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। अब अगला बोला किन्ने कि जो फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ी लंबी श्रृंखला बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब अगला पॉइंट है कि न्यूक्लियोटाइड शर्करा प्लस नाइट्रोजन युक्त क्षार प्लस फास्फेट समूह, और एक हो गया न्यूक्लियोसाइड्स शर्करा प्लस नाइट्रोजन युक्त क्षार। जो न्यूक्लियोटाइड शर्करा जो होगी, जहाँ पे टाइड आएगा, जहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, जहाँ पर टाइड आए, याद करने का तरीका बता रहे हैं। ट्राई मतलब अगर ये ट्रा से लिया गया, टा जो है वो ट्रा से लिया गया, ट्रा का मतलब ट्राई मतलब हो गया 3। जहाँ पर तीनों चीज़ें यानी कि फास्फोरस वो शर्करा हो गई, और नाइट्रोजन युक्त क्षार हो गए, नाइट्रोजन युक्त क्षार भी कहते हैं, प्लस फास्फोरस। इसमें तीनों पाए जाते हैं, तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और जिनमें क्या होता है, जिनमें ये नाइट्रोजन युक्त, जिनमें क्या होता है शर्करा, और खाली जिसमें फास्फोरस ग्रुप नहीं। देखो फास्फोरस ग्रुप का ही खेल है। देखो जैसे कि अगर फास्फोरस ग्रुप उपस्थित है तो न्यूक्लियोटाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड इकाई बनती है। ठीक है। और यदि फास्फोरस ग्रुप है उपस्थित नहीं है, तो कौन सी बनती है? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनती है? न्यूक्लियोसाइड यूनिट यानी कि इकाई बनती है। ठीक, समझ में आ गया। तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, DNA तथा RNA। कैसे प्रकार होते हैं? DNA तथा RNA होते हैं। DNA का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, पेंटोज शर्करा इसमें होती है। डीऑक्सीराइबोज यानी कि पेंटोज शर्करा, यानी कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, यानी कि पेंटोज शर्करा पाई जाती है। ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग ये बहुत जगह पूछा था कि DNA में कौन सा शर्करा पाई जाती है। DNA में ये लोग ऐसा पॉइंट बना के आप लिखते रहा करो,
डीएनए में पेंटोज शर्करा पाई जाती है जिसे डीऑक्सी राइबोज शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे डीऑक्सी राइबोज शर्करा भी कहते हैं। ठीक है। फास्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त क्षार मिलकर बना होता है। ठीक है, ये वो बना होता है। तो वो डीएनए का होता है पेंटोज शर्करा मिलकर बना होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक जो नाइट्रोजन क्षार युक्त होते हैं एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन। ठीक है, थायमिन साइटोसिन होता है, वो उनसे मिलकर डीएनए बना होता है। फास्फोरस जो फास्फोरस ग्रुप होता है उससे भी मिलकर ये बना होता है। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल जो होता है। अब एक ये कितने देखो, प्यूरिन होता है, प्यूरिन जो न्यूक्लियर जो क्या कहते हैं इन्हें बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक होगा प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार युक्त, अरे कुल मिला के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस मतलब कि अब आपको बताते हैं कि जो देखो नाइट्रोजनी क्षार युक्त पदार्थ 2 टाइप्स के होते हैं। एक हो गया प्यूरिन, एक हो गया पिरिमिडीन। ठीक है, एक हो गया क्या, पिरिमिडीन हो गई, पिरिमिडीन हो गया, पिरिमिडीन। और जो अब बोला कि प्यूरिन है, वो इसमें लिखा हुआ है कि प्यूरिन और पिरिमिडीन 2 प्रकार की होती है। प्यूरिन के अंदर क्या आते हैं? एडेनिन ग्वानिन। प्यूरिन के अंदर क्या आते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन। अब पिरिमिडीन के अंदर कौन कौन से आते हैं? थायमीन और साइटोसिन। थायामीन और साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन पाया जाता है। और थायामीन के स्थान पर अगर आरएनए हो तो यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। यूरेसिल यानी कि यू आ जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया प्यूरिन, एक हो गया पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर आता है एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडीन के अंदर। अब इसे याद करने की ट्रिक आपको बताते हैं। ट्रिक ये होती है कि जैसे कि प्यूरिन को मान लो मम्मी। अब अगर आपको मानना है तो आप जो प्यूरिन है उसको मान लो मम्मी। प्यूरिन को मम्मी मान लिया और पिरिमिडीन को मान लो पापा। ठीक है, मान लिया। अब मम्मी घर में पापा को क्या बुलाती हैं? ए जी। क्या बुलाती हैं? ए और जी। ए जी बुलाती हैं। तो आप बोलेंगे जो प्यूरिन हो गया वो उसे मान लो आप मम्मी। तो आपको याद आएगा कि इसमें क्या कौन सा थे? ए जी बुलाती करके। और पापा क्या करते हैं? जब घर में लड़ाई हो जाती है, पापा जब मम्मी ज़्यादा, आपने देखा ही होगा आपके घर में जो कलेश के जिन हम लोग कहते हैं घर में, सबके घर में होते हैं नॉर्मली कि आपस में लड़ाई होती तो बोलते पापा, मम्मी कोई बात होती पापा क्या बोलते हैं? पापा उस बात को क्या करते हैं? कट। CUT यानी कि साइटोसिन, यूरेसिल और थायामीन। तो पिरिमिडीन क्या होगा? पापा। और प्यूरिन क्या हो गई? मम्मी। सबसे बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, अब आपको याद रखने में कोई झंझट नहीं होगी। नाइट्रोजन क्षार युक्त पदार्थ कौन से क्या पता? पिरिमिडीन में क्या आता है? प्यूरिन में क्या था? प्यूरिन मम्मी है, पिरिमिडीन पापा है। प्यूरिन मम्मी बुलाती है ए जी और पिरिमिडीन क्या करता है? उनकी बात को कट कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे सिंपल भाषा में बता दिया, बिल्कुल घर वाली भाषा में बता दिया हम लोगों ने। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने फिर से अगले अपने पॉइंट पे आ जाते हैं कि जो आरएनए होता है, आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। इस पर राइबो शर्करा पाई जाती है यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है तथा फास्फोरिक अम्ल के साथ नाइट्रोजन क्षारों का जुड़ने से बनता है। सब मतलब कि आरएनए जो है कुल मिला के इन सबके जुड़ने से ही बनता है। इसमें क्या, इसमें भी 2 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। इसमें एडेनिन ग्वानिन पाया जाता है और साइटोसिन और थायामीन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। क्या पाया जाता है? थायामीन के साथ स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तो बस इसमें इन दोनों में यही अंतर है, ज़्यादा मुख्य यही अंतर माना जाता है
कि आरएनए और डीएनए में मुख्य क्या अंतर है, कोई पूछ दे तो आप बोलेंगे आरएनए में क्या यूरेसिल पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है और डीएनए में थायमीन पाया जाता है। ठीक है, AGCT और AGUC, एक हो गया AGCT हो गया, एक हो गया AGUC हो गया। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का डीएनए। जो डीएनए होता है क्या होता है, डीएनए कोशिका की आनुवंशिक सूचनाओं का वहन करता है। डीएनए क्या करता है, डीएनए कोशिका की आनुवंशिक सूचनाओं का वहन करता है तथा कोशिका की संरचना तथा कार्यकी को नियंत्रित करता है, तथा जो कोशिका की संरचना होती है तथा कार्यकी को होता है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, फिजियोलॉजी, कार्यकी मतलब होता है फिजियोलॉजी को वो नियंत्रित करता है। कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन कुछ विषाणु में क्या होता है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, जिसमें डीएनए का कोई कार्य नहीं होता है। आरएनए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक हो गया एमआरएनए, एक हो गया टीआरएनए, एक हो गया आरआरएनए। एमआरएनए क्या होता है, हम लोगों ने आपको बताया था कि एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। टीआरएनए क्या होता है, टीआरएनए आपको बताया था हम लोगों ने क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए। क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए। और आरआरएनए क्या होता है, आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, जो ट्रांसफर आरएनए के निर्माण में सहायक होता है और जो भी राइबोसोम्स के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर राइबोसोम के उत्पादन में केंद्रिका भाग लेती है। जो राइबोसोम होता है उसके उत्पादन में क्या होता है, केंद्रिका मतलब हो गया न्यूसेलस केंद्रिका भाग लेती है। किसको बनाने के लिए, राइबोसोम के निर्माण में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ जाता है किसके निर्माण में, राइबोसोम को मतलब बनाने में कौन भाग लेती है, तो आप बोलेंगे केंद्रिका भाग लेती है। ठीक है, अब जो भी हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसकी हम लोग एक सारणी के हिसाब से देख रहे हैं कि सारणी में उन्होंने क्या दे रखा है। मतलब जो भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि गोल्गी का बॉडी क्या होती है, सेंट्रोसोम क्या होता है, उन सब की अब एक बॉडी हम लोग को दिखाया, एक कोई चार्ट है इसमें लिखा हुआ। चार्ट के हिसाब से हम लोग समझेंगे कि अभी तक जो भी पढ़ा हम लोगों ने कैसे पढ़ा, क्या क्या उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो पहला इसमें हेडिंग रखी इन्होंने कोशिकांग, क्या दे रखी है, कोशिकांग। ठीक है, दिख रहा होगा आपको आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जूम ऑटो फोकस क्यों हो रहा है भाई, अरे दादा हो जाओ भाई। हो गया भाई, हो गया, ताली बजाओ भाई, हो गया। तो अगले बार आते हैं कि कोशिकांग जो होता है, कोशिकांग इस पर पहली हेडिंग दे रखी है लोगों ने। उपस्थिति क्या होती है, उपस्थिति मतलब हो गया पी मतलब क्या हो गया, उपस्थिति है किसकी, प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक जंतु कोशिका, किसकी, जंतु कोशिका की। अनुपस्थिति मतलब प्रेजेंट और एब्सेंट, यार गलती हो गई, माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका क्या उपस्थित है और इसमें पादप कोशिका का अनुपस्थित है। तो हम लोग को बताना है कि जहाँ पे उपस्थित है वहाँ पे हम लोग को प्रेजेंट लगा देना, यानी कि पी लगा देना, और अनुपस्थित में ए लगा देना। कि जो कोशिकांग दे रखे इसमें जंतु कोशिका उपस्थित है या नहीं है, या पादप कोशिका उपस्थित है या नहीं है। अगली हेडिंग दे रखी प्रकृति और संगठन। प्रकृति या संगठन, इसमें प्रकृति क्या उसकी दे रखी है, उस कोशिकांग की, संगठन क्या होगा, और आखिरी में दे रखा है उसके कार्य क्या क्या होते हैं। सिंपल है, एक बार पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत तो होती ही नहीं है वैसे हम लोग के उसमें क्लासेस में, लेकिन अब की तो कोई दिक्कत होएगी ही नहीं। तो हम लोग अब देखेंगे कि जो कोशिका कला पहली है, जो कोशिका कला होती है उसमें क्या है, जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। कोशिका कला जंतु कोशिका में क्या होती है, उपस्थित होती है, और पादप कोशिका में भी उपस्थित होती है। जंतु कला में तो उपस्थित होती है जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में भी उपस्थित होती है। कौन, कोशिका कला, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसका प्रकृति या संगठन क्या हो गया, प्रोटीन अणुओं युक्त वसा की धोरी झिल्ली जो अर्धपारगम्य होती है। प्रोटीन अणुओं युक्त वसा की धोरी झिल्ली, अब प्रोटीन को अणु हो गए, अब प्रोटीन अणुओं युक्त वसा की जो धोरी झिल्ली होगी जो अर्धपारगम्य होती है, क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है। प्रकृति या संगठन जो प्रकृति उसकी है, और कार्य क्या, कोशिका को आकार प्रदान करती है,
तथा कोशिका का संगठन बनाए रखती है। जो कोशिका कला होती है वो कोशिका को आकार प्रदान करती है सबसे पहली बात तो, और कोशिका का क्या करती है, संगठन बनाए रखती है। क्या बनाती है, कोशिका का संगठन बनाए रखती है। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली में। अब ये बोला है कि कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति वो सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति है सेल वॉल में, क्या सेल वॉल किस किस में उपस्थित होती है, किस किस में अनुपस्थित होती है, ये देख लेते हैं। जो जंतु कोशिका होती है उसमें ये एब्सेंट होती है। जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल वो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती है, लेकिन पादप कोशिका में उपस्थित होती है। प्रकृति यह संगठन देखें तो पारगम एवं सेलुलोज द्वारा निर्मित होती है। पारगम एवं सेलुलोज द्वारा निर्मित होती है। कोशिका को सामर्थ्य एवं कठोरता प्रदान करती है। कोशिका को क्या करती है, सामर्थ्य एवं कठोरता प्रदान करती है तथा पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक है। तथा जो पदार्थ होगा उसके आदान प्रदान में सहायक है। क्या होती है, पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होती है। कोशिका को सामर्थ्य एवं कठोरता प्रदान करती है कौन, कोशिका भित्ति। और कोश पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक कौन होती है, कोशिका भित्ति सहायक होती है। ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, लेकिन पादप कोशिका में ये क्या होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म किस किस में उपस्थित होता है, किस किस में अनुपस्थित होता है, इसकी प्रकृति संगठन पढ़ेंगे और उसका कार्य पढ़ेंगे। ये क्या होता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। ठीक है, और यह स्टार्च ग्लाइकोजन युक्त तरल पदार्थ है। ये क्या होता है, स्टार्च वाले की स्टार्च हो गया और ग्लाइकोजन युक्त जो तरल पदार्थ है वो, ये क्या होते हैं, स्टार्च ग्लाइकोजन युक्त तरल पदार्थ होता है कौन, कोशिका द्रव्य। इसमें कोशिका एवं अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, कोशिकांग, जो कोशिकांग होते हैं अपने अलग अलग, वो इसमें पाए जाते हैं और अन्य पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं। रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स मतलब किस किस में, वैक्यूलस किस किस में होती हैं, किस में उपस्थित होती है, किस किस में अनुपस्थित होती हैं। तो ये दोनों में फिर पुनः ये उपस्थित होती हैं। ठीक है, वैक्यूलस जंतु कोशिका में भी, पादप कोशिका में भी। यह अनियमित आकृति एवं आकार की द्रव से भरी संरचना है। ये अनियमित होती है, इसकी कोई मतलब इसकी कोई नियत नहीं है कि ये अनियमित है, मतलब अनंत है, अपार है। ये अनियमित मतलब कि जो नियमित नहीं जिसे किया जा सकता, आकृति एवं उसकी आकृति की होती है एवं आकार की होती है। तो ये द्रव से भरी संरचना, और द्रव से भरी संरचना ये होती है कौन, रिक्तिकाएं, जो पादप कोशिका में बड़े आकार की होती है। जो जंतु कोशिका में तो बड़े छोटे आकार की होती है, और पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में बड़े आकार की होती हैं। जल, खनिज पदार्थों, लवणों, खाद्य वर्णक, वर्ज्य पदार्थों आदि का संग्रह करती हैं। जो भी जितने भी पदार्थ होते हैं उनका आदान प्रदान, उनका संग्रह, उनका संग्रहण, उनका पाचन, उनका शोषण, उनका उत्सर्जन, जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब का ये उनको ये कंट्रोल करती हैं, उनका ये वो करती हैं। केंद्रक यानी कि न्यूसेलस क्या होता है, यह दोनों में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में। ठीक है, ये अंडाकार दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये अंडाकार आकार का होता है कौन, केंद्रक। यह दोहरी झिल्ली युक्त होता है, क्या होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। ठीक है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। यह अंडाकार दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जिसमें क्रोमेटिन पाया जाता है। क्या जाता है, जिसमें क्रोमेटिन पाया जाता है, किसमें, केंद्रक में। यह अंडाकार के आकार का होता है, सबसे पहली बात तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, और इसमें क्रोमेटिन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पूछ लेता कि किसमें क्रोमेटिन पाया जाता है, बोलो कि केंद्रक या न्यूसेलस में पाया जाता है। उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण होता है। कोशिकांग विभाजन का नियंत्रण, प्रोटीन का संश्लेषण में सहायक गुणसूत्र वंशागति में वाहक होता है। जो प्रोटीन का संश्लेषण सहायक, उसमें गुणसूत्र में वंशागति का जो वाहक होता है। ये कुल मिला के उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, कोशिका का विभाजन का नियंत्रण करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है कौन, केंद्रक, और गुणसूत्र वंशागति का वाहक होता है। ठीक है, जो अंतःप्रतव्य जालिका हो गई या एंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिकुलम है, वो क्या होती हैं, वो दोनों में उपस्थित होती हैं, यानी कि पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में तो उपस्थित होती ही हैं। ये अब इसकी प्रकृति या संगठन क्या है, ये झिल्ली युक्त जालिका हैं। ये क्या होती है, झिल्ली युक्त जालिका होती हैं जिस पर राइबोसोम उपस्थित अथवा अनुपस्थित होते हैं। ये झिल्ली युक्त क्या होती हैं, जालिका होती हैं। इसमें राइबोसोम उपस्थित भी हो सकते हैं और अनुपस्थित भी हो सकते हैं। ये आरबीसीज में ये अनुपस्थित होती हैं। जो अंतःप्रतव्य जालिका होती हैं वो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में अनुपस्थित होती हैं। कोशिका के यांत्रिक आधार प्रदान करना। अब इनका कार्य क्या करता है, कोशिका को यांत्रिक आधार, जो यांत्रिक आधार होता है वो प्रदान करना। परिसंचरण में सहायक प्रोटीन, लिपिड
तथा वसा संश्लेषण में सहायक होना। माइटोकॉन्ड्रिया पी की उपस्थिति मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो किसमें जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब कि वो कोशिका का ऊर्जा ग्रह या ऊर्जा स्थान जो भी आप बोल दो, जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है, तो वही माइटोकॉन्ड्रिया है। ये दोनों में उपस्थित होता है। इसका प्रकृति या संगठन कैसा होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ये पहले या तो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थान में मैट्रिक्स पाया जाता है, और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थान में मैट्रिक्स पाया जाता है, जो मैट्रिक्स होता है वो पाया जाता है। अब इसमें क्या बोलेंगे ये कि जो कोशिकीय श्वसन या भोजन में का ऑक्सीकरण, कोशिकीय जो कोशिका के अंदर श्वसन होता है, भोजन का ऑक्सीकरण करता है, इसमें एटीपी संग्रहित होता है, इसमें एटीपी ऊर्जा जो है एटीपी रूप में संग्रहित होती है। यह कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, दोनों में उपस्थित होते हैं, यानी कि पादप कोशिका जंतु कोशिका में उपस्थित है। बस एक ही चीज़ अनुपस्थित थी, वो कि जंतु कोशिका में वो थी कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। बाकी लगभग तो सारी चीज़ें जितने भी कोशिका हैं दोनों में ही उपस्थित हैं, वो जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। तो ये राइबोसोम है वो क्या उपस्थित है किसमें, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में। समूह, इसमें जो प्रकृति है या संगठन कैसा है, समूह सूक्ष्म होते हैं, कला रहित कोशिकांग जो जीव द्रव्य में मुक्त रूप से अथवा अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़े हो पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म होते हैं कला रहित कोशिकांग जो जीव द्रव्य में मुक्त रूप से अथवा अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़े पाए जाते हैं। और इसका जो कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है। ये क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कौन होता है, बोलेंगे राइबोसोम होता है। ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्हीं से बनेंगे, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं वो इन्हीं से ही बनते हैं। अब बोलेंगे लाइसोसोम क्या होता है, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, लेकिन ये अब देखो ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। कौन, लाइसोसोम। ये एक झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं, कौन, लाइसोसोम। थैलीनुमा कोशिकांग होते हैं, जिनमें अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं। बाह्य कोशिका कणों अंतर कोशिका पदार्थों का पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन तथा स्वलयन के कारण इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। प्रकाश जो मतलब कि आत्महत्या की इन्हें थैली कहते हैं, किन्हें, लाइसोसोम को। क्यों कहते हैं आत्महत्या की थैली, बाह्य कोशिका कणों का अंतर कोशिकीय पदार्थों का पाचन करते हैं, बाह्य कोशिका कणों का और अंतर कोशिका पदार्थों का पाचन करते हैं। बाह्य कोशिकीय पाचन तथा स्वलयन के कारण, जो बाह्य कोशिकीय पाचन जो करते हैं तथा स्वलयन के कारण क्या होता है, स्वलयन जो होता है उनके कारण इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किन्हें कहा जाता है, लाइसोसोम को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या पॉइंट है ये आ सकता है, ठीक है। अब अगला है हरित लवक। ये जो होता है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, पादप कोशिका में उपस्थित होता है। आपको सीधे पता हो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, हरित लवक हो गया, वो पादप कोशिका में ही उपस्थित होगा, जंतु कोशिका में उपस्थित हो भी नहीं सकता है। फिर जंतु कोशिका में कोई मतलब कि इसमें मतलब वो क्लोरोफिल उसमें नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में जो वो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, कुछ जंतु होते हैं वो दूसरों पर भी निर्भर करते हैं, प्लांट्स पे निर्भर करते हैं, दूसरे मतलब कि दूसरे जो हो गए जीव हो गए उन पे निर्भर करते हैं जंतु पर, तो ये इनमें उपस्थित होता ही है। दोहरी झिल्ली युक्त जो थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें पर्णहरित पाया जाता है, जिसमें जो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है हरित लवक, ठीक है। और तारक का यानी कि सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम कहाँ उपस्थित है, यह जंतु कोशिका में उपस्थित होता है परंतु पादप कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। कौन, सेंट्रोसोम यानी कि तारक का है, झिल्ली रहित होता है, सूक्ष्म नलिकाओं का बना कोशिकांग होता है। सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं उनके द्वारा ये बना कोशिकांग, वेसल्स के द्वारा बना कोशिकांग होता है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है, जो कोशिका का विभाजन होता है उसमें कौन सहायक होता है, तारक यानी कि सेंट्रोसोम। लग भी रहा है सेंट्रो यानी कि सेंटर, किसी का सेंटर को सेंट्रोसोम मैंने विभाजित कर देना, ठीक है। और गाल्जी का आखिरी का बड़े गाल्जी का या गोल्जी बॉडी होती है, वो दोनों में उपस्थित होती है। किसमें, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। अब इसकी संरचना, प्रकृति या संगठन कैसा होता है, चपटी पट्टिकाओं के द्वारा बना, चपटी पट्टिकाओं के आकार की होती है, नलियों एवं थैलियों का बना होता है। नलियों एवं थैलियों का बना होता है। और कार्य क्या होता है इसका, कोशिका के में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन एवं रूपांतरण ही इसका कार्य होता है। कोशिका में जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करता है, उनका रूपांतरण करता रहता है एक चीज़ों से दूसरे चीज़ों में, ठीक है। अब यहाँ तक आज का हम लोग लेक्चर रखते हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे गुणसूत्र के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में।
हम लोगों ने क्रोमोसोम कोशिकांग लगभग पढ़ लिया, खत्म कर दिया। अब हम लोग का अगला टॉपिक शुरू होगा गुणसूत्र क्या होते हैं। गुणसूत्र के बाद हम लोग का टॉपिक लगभग खत्म ही है मानिए, ये 2 लेक्चर और लगेंगे हम लोग को इस टॉपिक को खत्म करने में। अब ये टॉपिक लगभग खत्म ही हो चुका है। अब अगला चैप्टर में शुरू करेंगे आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स, और फिर फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे मात्रक या मापन जो मेजरमेंट होता है, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कोई उसमें ठोस अवस्था शुरू करेंगे या केमिस्ट्री में बढ़िया सा टॉपिक है वो, अच्छा लगता है, उसको हम लोग शुरू करेंगे, उसमें से क्वेश्चन वो निकालेंगे। तब तक के लिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप इसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। जो जो हमने पॉइंट बताया आप नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा स्टार बना के। और तब तक के लिए आप देखते रहिए अब स्टडी, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हम लोग का चैनल। और यही से हम लोग डी फार्मा हम लोग धीरे धीरे निकाल लेंगे। इसका जो क्या जो पेपर होता है एंट्रेंस यूपी पॉलिटेक्निक का हम लोग निकाल लेंगे। तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत।